अगर हम इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन है वो अगर 2-3 इक्वेशन ऐड करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस अकॉर्डिंग टू लॉरियन ब्राउनस्टेड थ्योरी एसिड, बेस और अम्फोटेरिक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट बिकम्स आवर अम्फोटेरिक। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी व्हाट वुड बी नेचर ऑफ CO2? CO2 कौन है? यस, वेरी गुड, CO2 इज एसिड। जल्दी से बताओ, PCl5 का नेचर कौन सा अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी? PCl5। यस, आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बताओ व्हाई PCl5 इज लेविस एसिड? यस, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, 4 डी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, जो हमने लास्ट पीरियड में देखे थे, व्हाट वाज दैट 2 फैक्टर्स? 2 फैक्टर के ऊपर। ओके, यस संतोषी, एक पोलैरिटी, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। स्ट्रेंथ अगर ज्यादा रहती है तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और अगर समझो पोलर नेचर ज्यादा रहता है तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यस, वेरी गुड। अब ऐसा ही मैं एक तीसरा पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। ये 2 पॉइंट छोड़ने के बाद मुझे एक बार फिर से बताओ, पीरियड में हम कौन सा फैक्टर कंसीडर करते हैं? पीरियड्स में आइदर पोलैरिटी या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। वेरी गुड, पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम वहां पे कंसीडर करते हैं, लेकिन ग्रुप में अगर देखेंगे तो हमें कंसीडर करना पड़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, नॉट आवर पोलैरिटी। वेरी गुड। चलो आज हमें देखना है एक नया इफेक्ट। उस इफेक्ट का अपने एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हमें देखना है। तो ये इफेक्ट बताता हूं मैं, जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ दोस्तों, एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस, वेरी गुड, कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ चलो दोस्तों, मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ओके, वो एग्जांपल का आंसर देना, मतलब एवरीडे लाइफ का एग्जांपल है। अब दोस्तों, एक अपने पास बीकर है, इस बीकर में प्योर वाटर है, पानी है, सिर्फ सिर्फ पानी। और एक दूसरा बीकर है जिसे मैं नाम देता हूं बी नाम का बीकर, और ये पहला था ए नाम का बीकर। इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा NaCl डिजोल्व है, NaCl डिजोल्व किया हुआ है। अब अपने पास यहाँ पे NaCl रखा है, और ये NaCl आपको डिजोल्व करना है इन बीकर ए एज वेल एज बीकर बी। मेरा सवाल है, इन विच बीकर NaCl डिजोल्व इजीली? यस, वेरी गुड। अब अगर मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो इसका आंसर अभी मत देना, मैं और एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। अब बताओ दोस्तों, आपको एक पेड़ लगाना है, नया साल आने वाला है और आपको ऐसा लगा कि नए साल में कुछ तो अच्छा करना है शुरू के दिन से, और आपने क्या कंसीडर किया, एक पेड़ लगाना है। तो देखो, क्लास के 2 बच्चों ने पेड़ लगाया। किस तरीके से लगाया देखो, एक ने क्या किया, एक पहले से ही एक आम का पेड़ था, और उसी आम के पेड़ के नीचे एक दूसरा पेड़ लगा दिया छोटा सा। ओके, और एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी वही कोशिश की, लेकिन चेंज सिर्फ इतना किया, बड़ा पेड़ छोड़ के इसने खुली स्पेस में एक छोटा सा पेड़ लगा दिया। ये है ए कंडीशन, ये है बी कंडीशन। मेरा सवाल है, नया जो पेड़ आपने लगाया है उसकी ग्रोथ अच्छे से कहां पे होगी? आइदर कंडीशन ए या कंडीशन बी? वेरी गुड, कंडीशन बी। हाँ, अब दोस्तों मैं ध्यान से आपको एक सेंटेंस पूछता हूं, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था। जिस बीकर में NaCl था उसमें NaCl कम डिजोल्व हुआ, जिस पेड़ के नीचे आप उसी का छोटा सा पेड़ लगा रहे हो उसकी ग्रोथ अच्छे से होने वाली नहीं। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है कॉमन आयन इफेक्ट। गॉट इट?
क्योंकि इस पेड़ को जो न्यूट्रिएंट्स लगने वाले ये बड़ा पेड़ ही लेके जाएगा, उसे ना सनलाइट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही NaCl ऑलरेडी जिस बीकर में था उसमें अगर NaCl डिसॉल्व करना है तो पहले से ही कॉमन आयन वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए डिसॉल्व ज्यादा होगा नहीं। तो अब कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहना, इन द फॉर्म ऑफ आवर केमिस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ आवर इक्विलिब्रिया चैप्टर। अब ध्यान से सुनो, यह है मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज नथिंग बट CH3COOH, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई। अब इसी बीकर में, मतलब जिस बीकर में एसिटिक एसिड डिसॉल्व हुआ था, अब अगर दोस्तों मैंने इस बीकर में सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज हो गया। अब मेरा सवाल है, अब सॉल्यूशन में आपके पास CH3CO- आयन बढ़े, इंक्रीज हो गए, तो मेरा सवाल है व्हाट हैपेंस विथ इक्विलिब्रियम इन फर्स्ट रिएक्शन, आइदर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट आयन। यस, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल, राइट। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल, CH3COOH जो लेफ्ट हैंड साइड को प्रेजेंट है, इसे हमने कहा था अनआयोनाइज्ड, करेक्ट, बल्कि ये था अपने पास आयोनाइज्ड। अगर मैंने सोडियम एसिटेट ऐड नहीं किया होता तो एसिटेट आयन एंड H+ आयन बनना इजी था, लेकिन जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जैसे कि CH3COA ने कंटेनिंग कॉमन आयन, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। याद रखो, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मुझे बताओ कौन से इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता है आफ्टर एडिशन ऑफ कॉमन आयन। यस, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब मैं कॉमन आयन इफेक्ट के आपको डेफिनेशन बताता हूं, ध्यान से सुनो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट decreases on addition of strong electrolyte containing common ion is known as common ion effect. In other words, suppression of dissociation of weak electrolyte due to addition of strong electrolyte containing common ion is known as common ion effect. एक बार डेफिनेशन रीड कर लो। Suppression of dissociation of weak electrolyte due to addition of strong electrolyte containing common ion is known as common ion effect. Got it? हाँ, अब मेरा सवाल है, ये तो डेफिनेशन हो गई बोर्ड के लिए। अब अगर एमसीक्यू में आपको पूछा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन प्रेजेंट है पहले से और उसमें अगर आपने सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया तो बताओ acidic strength of acetic acid either decreases or increases. Acidic strength of acetic acid increases. No, it would be decreases. दोस्तों इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे तो इसका मतलब H+ आयन भी कम हो रहे ना। H+ आयन अगर ज्यादा बनेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बनेगी। गॉट इट? तो आपको याद रखना है, अगर कॉमन आयन इफेक्ट एक आधा एसिड दिखाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। पहले कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में बाकी का प्रोसेस। पहले लिखो कॉमन आयन इफेक्ट, बोर्ड के लिए डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। डेफिनेशन लिखो, सप्रेशन ऑफ, कम होना, हम जनरली डिप्रेस कहते हैं, मगर डिप्रेस ये वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, जो अपना टेंशन रहता है ना उसके बारे में। केमिस्ट्री का वर्ड है सप्रेशन, मतलब डिक्रीज होना। किसी ने तो जानबूझ के उसे उसका प्रोग्रेस रुकाना, उसे कहेंगे सप्रेशन। लिखो, सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट containing common ion
इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, नीचे आप एग्जाम्पल लिखो, दिस वन। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो व्हाट हैपेंस, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन। डेफिनेशन होने के बाद ये रिएक्शन लिखो, इसके नीचे लिखना कॉमन आयन। कॉमन आयन होना जरूरी है यहां, और उसके नीचे आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस। डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस। नो, याद रखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को सप्रेस करेगा नहीं। जो है, मैंने अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक सीट है, उस सीट के ऊपर आप बैठे हैं, एक कंडीशन ऐसी आ गई, एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, ओके, और यहाँ पे जगह है आपके पास साइड में, तो आप खुशी खुशी इस बच्चे को कहेंगे बैठो यहाँ पे, आप जगह देंगे, राइट। ये हुई पहली कंडीशन। अब अगर समझो दूसरी कंडीशन ऐसी आ गई, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपके पास जगह भी है दूसरे को देने के लिए साइड में, लेकिन एक आदमी आ रहा है जिसके गले में ऐसे अलग अलग कलर के माला है, गले में कुछ तो झंडा वगैरह है, हाथ में ब्रासलेट वगैरह, और हाथ में एक तलवार लेके आ रहा है, ओके, प्लेटफॉर्म से। अब मुझे बताओ आपकी रिएक्शन क्या होगी? आप इसे आपके नजदीक बिठाएंगे या वहां से भाग जाएंगे? व्हाट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर नन्हा सा बच्चा आ गया तो आपके ऊपर इफेक्ट होगा नहीं, सप्रेस होगे नहीं, ओके। अगर इस तरीके का आदमी आ गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आ गया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सप्रेशन होगा। इसलिए वीक वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में वीक का डिप्रेशन होगा, ओके। चलो, गॉट इट। हाँ, अब एक सेंटेंस आप ऐसा भी याद रख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे कॉमन आयन बन गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड पहले से ही कम थी और कम होगी, गॉट इट। हाँ, अब इस कॉमन आयन इफेक्ट का मैं कुछ एप्लीकेशन आपके सामने रखता हूं, यूजेस। ये कॉमन आयन इफेक्ट आप किसके काम में आता है, या कॉमन आयन इफेक्ट का आयोनाइजेशन ऑफ एसिड में क्या इफेक्ट होता है? जब हमने CH3CO ने ऐड कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, जो मैंने अभी कहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। एक टेक्निकल इश्यू आ रहा है, 2 मिनट के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। हेडलाइन लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, उसमें लिखो पहला एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। फर्स्ट लिखो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक सेंटेंस लिखो उसमें, टू प्यूरिफाई impure salt, to purify impure salt, HCl is used. HCl is used.
यस, पहले समझ के लो, स्क्रीन की तरफ देखो। याद रखो दोस्तों, इम्प्योर NaCl काम करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर इसमें आपने HCl ऐड कर दिया तो देखो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये आयोनाइज हुआ 100%। अब कॉमन आयन देखो आपके पास कौन सा बना है, कॉमन आयन आपके पास बना है Cl माइनस Cl माइनस। व्हाट हैपेंस, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाहर से इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम अपने रिएक्टेंट की तरफ चली जाएगी, करेक्ट। तो अब देखो दोस्तों, इसमें इम्प्योर NaCl था, जो प्योर NaCl था वो डिसॉल्व होगा और ये बनाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस। जब आप HCl ऐड करेंगे, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, Cl माइनस कंबाइन विथ प्योर Na प्लस आयन एंड प्योर NaCl वुड बी फॉर्म। इम्प्योर NaCl डिसॉल्व होता रहेगा, मतलब सॉल्यूशन में एज इट इज रहेगा। इन दिस वे वी कैन प्यूरिफाई इम्प्योर NaCl by addition of HCl। इवन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी पास करते हैं तभी भी हमें इस तरीके का प्योर NaCl मिलता है। हाँ, इसमें याद रखो, अगर समझो मैग्नीशियम रहता है या कैल्शियम रहता है तो आपके पास वो सल्फेट के फॉर्म में इम्प्यूरिटी बनाते हैं, जो भी इम्प्यूरिटी होंगी उसके साथ। ओके, जैसे कि आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा परमानेंट हार्डनेस। ओके, तब जाके HCl काम कुछ भी नहीं करेगा, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कंटेनिंग कॉमन आयन। यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Cl माइनस है, इसलिए रिएक्शन आ गई इधर, मतलब प्योर Na प्लस के साथ प्योर Cl माइनस कंबाइन होंगे और आपके पास मिलेगा प्योर NaCl। आपने सेंटेंस लिखा है, ये लिखो पहले रिएक्शंस, ये दो रिएक्शंस लिखो। HCl काम करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंटेनिंग कॉमन आयन। अगर रहते हैं तो जैसे कि सॉल्ट है, MgCl2 आ सकता है, CaCl2 आ सकता है, हो सकता है इम्प्यूरिटी में NaCl के साथ में, तब वो बनाते हैं उस सॉल्यूशन में सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। चलो रिएक्शन ओवर। यस, ओके, दूसरा एप्लीकेशन लिखो, सेकंड वन, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हाँ, खुद के साथ। सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, चलो आपने प्रैक्टिकल वैसा तो किया नहीं है, लेकिन सोचो हाँ क्या होगा। और अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो आप कल मॉर्निंग में आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो, हर कोई। हाँ, लेकिन पहले देखेंगे आपका जनरल नॉलेज। आपको चेंज क्या करना है, नहाते वक्त साबुन लगाना है, आप जो हर दिन यूज करते हो वही साबुन यूज करना है। चेंज क्या करना है, जो पानी आप लेने वाले हैं, ओके, उसमें आपने ऐड करना है NaCl। NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, साबुन लगाना है, ओके, और वो साबुन क्लीन करने के लिए हमने ये सैचुरेटेड NaCl का वाटर जो सॉल्यूशन है ये यूज करना है। व्हाट हैपन्स, सोचो क्या होगा। ओके, फोम फॉर्म होगा नहीं, या बॉडी में से जो भी फोम बना था साबुन का वो बाहर निकलेगा क्या? यस, निकलेगा ही नहीं। ओके, प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो, हाँ, छोटे स्केल पे। ओके, हाँ, तो देखो ये सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप मतलब क्या, ये एप्लीकेशन क्या है। अब देखो दोस्तों, अपने पास जनरली सोप का फॉर्मूला आपने दे दिया RCONE। आर ग्रुप में भी मतलब लार्जर ग्रुप होगा, जनरली हमने कहा RCONE, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, RCO माइनस Na प्लस। अब अगर समझो एक आधी साबुन कंपनी बना रही है और वो साबुन लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रह रही, सॉलिड फॉर्म में नहीं रह रही, तो उस साबुन को सॉलिड फॉर्म में ज्यादा दिन तक रखने के लिए
वो क्या करते हैं देखो, इसमें वो कंपनी ऐड करती है NaCl, नॉट HCl। NaCl ऐड करेगी। अब NaCl में है अपने पास कॉमन आयन, इट इज नथिंग बट आवर Na प्लस, राइट। अब बताओ मुझे व्हाट हैपन्स, कॉमन आयन अगर मिला तो जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है इट शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब साबुन मिलेंगे हमें फिर से सॉलिड फॉर्म में। इसलिए पक्का याद रखो, साबुन की कंपनी अगर मतलब हम कहेंगे लिक्विड फॉर्म में जल्दी से अगर साबुन जा रही है, उसे अगर सॉलिड फॉर्म में लाना है तो कंपनी क्या यूज करती है, NaCl उसमें थोड़ा सा ऐड करती है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सॉलिड फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा हमें सोप मिलती है। इसीलिए इस एप्लीकेशन का नाम दिया है सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, सोप को बाहर निकालने के लिए सॉल्ट ऐड करना। ओके, चलो लिखो अपने हिसाब से, सेकंड एप्लीकेशन सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। एक सेंटेंस लिख सकते हो आप, NaCl is added for salting, NaCl is added for formation of soap, for formation of soap in solid form, in solid form। write down reaction। यस यस खुशी जी, बिल्कुल करेक्ट। सोप जो डिसॉल्व हुई थी वो डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा नहीं रहना, वो सॉलिड फॉर्म में आना, इसलिए बार बार NaCl ऐड करते रहना। एक मराठीमध्ये उदाहरण सांगतो, आपली आई कधी जर ताकापासून लोणी तयार करत असेल आणि जर लोणी तयारच होत नसेल किती वेळ स्टर केल्याच्या नंतर सुद्धा, तर त्यावेळेस आपली आई त्यामध्ये थंड पाणी टाकते। ओके, देन व्हाट हैपन्स, सॉलिड मटेरियल अपने आप बाहर आता है, दैट इज नथिंग बट कॉमन आयन इफेक्ट। सिर्फ खाने पे ध्यान देना नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी करना। चलो इज ओवर। मक्खन अगर हमें निकालना है तो ठंडा पानी यूज करते हैं हम। मम्मी को थोड़ा सा पूछो क्या करते हैं, मतलब मम्मी आपको केमिस्ट्री तो नहीं बताएंगी लेकिन ऐसा ऐसा करते हैं, तो आपने समझ के लेना कॉमन आयन इफेक्ट है। ओके चलो, अब देखो दोस्तों लास्ट वन 3 नंबर का, वॉशिंग आउट ऑफ प्रिसिपिटेट। अब इसका मतलब क्या है देखो, अब समझो ऐसा हो गया कि एखादी कोरोना की मेडिसिन अपने क्लास में के कोई एखादे स्टूडेंट ने निकाल दी। अब वो मेडिसिन मिल गई, लेकिन वो मेडिसिन मिलने के बाद उसमें एक तकलीफ ऐसी हो रही, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज है। ओके, ये इम्प्यूरिटीज हमें निकाल देना है। ये इम्प्यूरिटी निकालने के लिए हमें इसे क्लीन करना है, वॉश करना है। अब इसे वॉश करने के लिए मैंने आज समझो प्योर वाटर यूज कर दिया, तो देखो ड्रॉबैक क्या हो रहा, इम्प्यूरिटी भी डिसॉल्व हो रहे और उसके साथ साथ आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो मेडिसिन भी डिसॉल्व हो रही। ऐसा अगर होता है तो हम वाटर को, प्योर वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते। हमें कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, जो कि सिर्फ इम्प्यूरिटी डिसॉल्व करे। गॉट इट। तो ऐसे वक्त एक एग्जांपल देता हूं BaSO4 का। अब ये BaSO4 एक अपने पास कौन से भी तो प्रिसिपिटेट है। ये प्रिसिपिटेट डिसॉल्व फॉर्म में है Ba+2 एंड SO4 डबल माइनस, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई। ये क्लीन करते वक्त वाटर के साथ हम ऐड करेंगे H2SO4, मतलब एक्वेस H2SO4 यूज करेंगे। ऐसा यूज करने से व्हाट हैपेंस, SO4 डबल माइनस आयन कॉमन आयन के फॉर्म में मिलेंगे। एज अ रिजल्ट
ये Ba+2 एंड SO4 डबल माइनस, ये मिलेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा सॉलिड फॉर्म में, मतलब इम्प्यूरिटी भी डिसॉल्व होगी और अपना BaSO4 जो कि मैंने अभी समझाने के लिए मेडिसिन कहा था, वो मेडिसिन भी हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। गॉट इट? तो एक एग्जांपल के लिए लिखो, वॉशिंग आउट ऑफ प्रिसिपिटेट, डायरेक्टली एग्जांपल लिखो। हाँ, इसमें आपको पूछेंगे टू वॉश BaSO4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, प्योर वाटर अगर कहा तो नहीं, गलत ऐसा मत कहो। हाँ, हमारे सर ने ये कहा कि BaSO4 कोरोना की मेडिसिन है, नहीं हाँ ना रे बाबा ना, ऐसा मत कहो, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कहा। चलो लिखो एग्जांपल, BaSO4 के नीचे लिखो प्रिसिपिटेट, PPT। पहले से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, दवा बनी या नहीं बनी, कोई कुछ भी कह रहा है। चलो इज ओवर। अब ये जो कॉमन आइन इफेक्ट था, इसके ऊपर नीट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था। अब वो क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। इज ओवर। 3 एप्लीकेशन देखे आपने, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपके पास आ सकते हैं, बहुत सारे, कौन से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉमन आइन इफेक्ट, आपको ख्याल रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना जो कि कॉमन आइन इफेक्ट कंटेनिंग हो, वो दिखाता है कॉमन आइन इफेक्ट। हाँ, नीट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था। HCl is passed through solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compounds crystallizes? बस काम खत्म, ओनली NaCl। अब जिनको पता था उनके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राइट, इट बिकम्स आवर ओनली NaCl। हाँ, अब शायद आपको समझ में आया होगा, मैंने MgCl2 एंड CaCl2 बताया था, दैट form sulfate, corresponding sulfate, not crystallize, right? It is nothing but application of common ion effect। NaCl को अगर प्यूरिफाई करना है तो हमें HCl पास करना पड़ेगा। इट्स क्लियर? कैन आई कंटिन्यू? यस। हाँ, तो दोस्तों अब यहां से चैप्टर अलग मोड पे है। अब तक का पोर्शन थोड़ा सा अलग था, पहला पोर्शन देखा हमने वो था केमिकल इक्विलिब्रियम, वो थोड़ा सा अलग था। उसके बाद में हमने देखे थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वो सेकंड पार्ट था। अब मैं तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, दैट वाज हाइड्रोलाइसिस। आपको क्या लगता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस? अब तक आपने बहुत बार ये वर्ड ऑर्गेनिक सेक्शन में देखा है। ओके, हाइड्रोलाइसिस मतलब आपने अब तक देखा था एडिशन ऑफ वाटर, या हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप ग्लाइकोलाइसिस के हिसाब से आप कहते हो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होता है, पायरुविक एसिड के 2 मोल मिलते हैं। सेम कंडीशन हाइड्रोलाइसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो डेफिनेशन हो गई फ्रॉम ऑर्गेनिक सेक्शन। अब इस चैप्टर में डेफिनेशन अलग है। क्या अलगपन है? थोड़ा सा अलगपन, या ऑर्गेनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें सुधार। मैंने सिंपल वर्ड में यहां पे लिखा है, देखो, आइदर कैटायन और आनायन और बोथ। ध्यान से देखो, हाँ, कैटायन या आनायन या दोनों के दोनों पानी के साथ अगर रिएक्शन देते हैं और सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक बनता है तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को कहना है हाइड्रोलाइसिस। एक बार ध्यान से मैं रिपीट बताता हूं, देखो, रिएक्शन और प्रोसेस इन विच कैटायन और आनायन or both of salt reacts with water to form either acidic or basic solution is known as hydrolysis। ओके, ये रही सिंपल सी डेफिनेशन अबाउट हाइड्रोलाइसिस, रिएक्शन इन विच anion or cation or both ions of salt reacts with water to produce
एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। मतलब जो अब तक हम डेफिनेशन देख रहे थे हाइड्रोलाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये इस चैप्टर में यूज करना नहीं। इस चैप्टर में एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन बनना, पानी के साथ सॉल्ट के एक आधे आयन ने रिएक्शन देने के बाद, तभी उस रिएक्शन को कहना हाइड्रोलाइसिस। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है तो उसे हाइड्रोलाइसिस कहना नहीं। ओके, डेफिनेशन लिखो। हाइड्रोलाइसिस, अ रिएक्शन इन विच cation or anion, a reaction in which cation or anion or both reacts with water or both reacts with water to form acidic or basic solution, acidic or basic solution is called hydrolysis। बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इज ओवर। ये मैंने समझाने के लिए इस तरीके का लिखा है, लेकिन याद रखो सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होना जरूरी है। हाँ, अब मैं ये थोड़ा सा आपके साथ अपोजिट बात बताता हूं। अब दोस्तों अगर समझो मैंने ऐसा कहा एसिड एंड बेस दोनों की रिएक्शन अगर हो गई तो व्हाट हैपेंस, हम कहते हैं सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो देखो एसिड एंड बेस की रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। रिवर्स रिएक्शन अगर देखेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन, और सॉल्ट में पानी ऐड कर दिया तो उसे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये भी सेंटेंस याद रखो, हाइड्रोलाइसिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, अब मैं आपके पास कुछ कीप इन माइंड, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रख रहा हूं। ये लिस्ट आपको याद रखनी है। विच आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आफ्टर ऑल थेरीज। सब थेरीज होने के बाद सबने माने हुए स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3। ओके, ये कॉमन है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये आपको याद रखने पक्का। वीक एसिड्स आपके पास लिस्ट है एसिटिक एसिड H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H3BO3, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड में कंसीडर किया जाता है, H2SO3, HNO2, HCN, HF। पक्का याद रखो HF। HCl, HBr, HI, these are strong acids, लेकिन HF is weak acid। In P block element, anomalous behavior of our फ्लोरीन, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको आने वाला है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से? तो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स LiOH, KOH, NaOH, RbOH, CSOH, और उसके साथ साथ CaOH/2 जो कि सेकंड ग्रुप में नीचे के नंबर पे आते हैं, CaOH/2, SrOH/2, BaOH/2। वीक बेसिस कौन से? तो NH3, एनिलीन, NH2OH, सबके सब अमाइंस। और पक्का याद रखो CuOH/2। CaOH/2 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया है, CuOH/2 वीक बेस। ये लिस्ट आपके पास रहना जरूरी है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी थ्योरी, प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb इट वुड बी लिस्ट। जो कॉमन है वही याद रखना, पूरे के पूरे याद रखने की जरूरत नहीं। इज ओवर। नो,
ओके, नोट कर लो, नो प्रॉब्लम। दोस्तों इज ओवर, डन। हाँ, अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। मैंने हाइड्रोलाइसिस की सिर्फ डेफिनेशन दी है, अब मैं थोड़ा सा बेसिक पे चल रहा हूं क्योंकि ये पहले आना जरूरी है, उसके बाद में मैं फिर से हाइड्रोलाइसिस की तरफ आने वाला हूं। अब मैं आपके सामने कुछ सॉल्ट रखता हूं, आपको बताना है वो सॉल्ट कैसे बना है, कौन से टाइप का एसिड, कौन से टाइप का बेस। एक एग्जांपल देता हूं। समझो मैंने आपको कहा CsCl, CsCl, तो आपको बताना है ये सॉल्ट कौन से एसिड से, कौन से बेस से बना है। तो देखो दोस्तों, CsOH इज आवर स्ट्रॉन्ग बेस और HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब ये सॉल्ट बना है फ्रॉम, इसे लिखना लाइकवाइज, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया? हाँ, तो मैं अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, तो आपने जल्दी जल्दी बताना कौन से टाइप का है। शॉर्ट में लिखना SA, SB, WA, WB एंड सो ऑन। चलो सॉल्ट में देता हूं आपके सामने NaCl, जल्दी से बताओ कौन से टाइप का सॉल्ट है। ओके ओके ओके, SaSB कैसे बना? NaOH एंड HCl, इसलिए आंसर आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। गॉट इट? नहीं वैष्णवी, वीक नहीं, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो दूसरी कोशिश करो, NH4Cl, NH4Cl। पहले एसिड बताना, बताने में इजी होगा, पहले एसिड बाद में बेस। हाँ ओके, अब देखो NH4Cl ये कैसे बना है, थोड़ा सा याद करो। NH4OH और दूसरा कौन होगा? HCl। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH इज वीक बेस, इसलिए आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। राइट? हाँ चलो, CH3COONA कौन से टाइप का सॉल्ट? ओके, एसिड वीक, बेस स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत बढ़िया। चलो CH3CONH4, अमोनियम एसिटेट। यस राधा करेक्ट, प्रांजलि, तमसील, खुशी बिल्कुल करेक्ट। वीक एसिड, वीक बेस। जल्दी जल्दी, Na2SO4, Na2SO4 कौन से टाइप का सॉल्ट होगा? तनिष्क ओके, मृणाल ओके 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 ओके, अर्पिता, दीप्ति, अंजलि, यस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। यस, गलती नहीं। अब NaNO3, NaNO3, यस बिल्कुल सही। Na कहां से आया? NaOH से। NO3 कहां से आया? HNO3 से। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। चलो KCl, जल्दी से, KCl, यस बिल्कुल करेक्ट, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल करेक्ट।
जल्दी से, हाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। CuSO4 कौन सा टाइप होगा? पहले एसिड बताया तो इजी होगा, सबका आंसर मुझे देखने में मतलब इजी होगा। एसिड पहले, बाद में बेस। यस नेहा, उर्मिला, यस गौरी, यस अरिबा, गीता, कृष्णा, ऐश्वर्या। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। याद रखना CuOH/2 वीक बेस। KCN, KCN पक्का? ओके 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 ओके। आर्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके यस बिल्कुल करेक्ट। HCN वीक एसिड, HCN, बल्कि KOH स्ट्रॉन्ग बेस। NH4CN, NH4CN, वेरी गुड, वीक एसिड वीक बेस। बस हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट इजी है यहाँ, अगर ये समझ में आया तो। हाँ चलो, Na2CO3, Na2CO3 कौन सा एसिड, कौन सा बेस? ओके, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इजी है। H2CO3 वीक एसिड था, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। CuCl2, CuCl2, यस इरमजी, तनीश, जवेरिया, पार्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वेरी गुड। NH4NO3, NH4NO3, यस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH वीक बेस। लास्ट वन KNO3, ओके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल करेक्ट। हाँ चलो मैं एक बार फिर से बताता हूं, इज अंडरस्टूड कौन सा सॉल्ट कौन से टाइप का है, इज आइडिया क्लियर? हाँ अब मैं फिर से आ रहा हूं टूवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। ओके अब हाइड्रोलाइसिस इजी समझेगा। मैंने एक आपको डेफिनेशन बताई थी, कैटायन या आनायन सॉल्ट का, या दोनों के दोनों पानी के साथ रिएक्शन देना एंड सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक बनना, उस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो अब देखो दोस्तों, मैं एक सिंपल सा आपके सामने हाइड्रोलाइसिस रखता हूं। टाइप है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब कुछ बेसिक बात मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं दोस्तों, याद रखो सॉल्यूशन में अगर आपके पास HNO3 एंड KNO3 बोथ आर स्ट्रॉन्ग, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे वीक बेस हुआ है। यस यस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, यस यस नो प्रॉब्लम। हाँ अब ध्यान से सुनो, अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन रहते हैं तो याद रखना इट इज एसिडिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में OH माइनस आयन आते हैं तो इसे कंसिडर करना बेस। अगर इक्वल क्वांटिटी में H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन आते हैं तो उसे कहना न्यूट्रल सॉल्यूशन। इट वुड बी कॉमन थिंग। हाँ अब मैं दोस्तों आपके सामने पेश करता हूं एक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। NH4Cl प्लस H2O, इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, इससे बना NH4OH एंड HCl। मैंने नीचे लिखा है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी अभी आपने कॉमन आयन इफेक्ट देखा था, या बात ऐसी कही थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो जिनका 100% आयोनाइजेशन होता है। तो सिंपल सी बात याद रखो, एक वीक है और दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का हमने आयोनिक इक्वेशन में आयोनाइजेशन करना, जैसे कि मैं यहां पे करता हूं आयोनिक इक्वेशन। NH4Cl के आयन सॉल्यूशन में रहेंगे NH4 प्लस Cl माइनस, पानी में पानी एज इट इज रखता हूं। NH4OH वीक है इसलिए मैंने एज इट इज रखा, थोड़ा सा डिसोसिएशन होगा लेकिन 100% डिसोसिएशन किसका होगा, HCl का,
क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों सेंटेंस याद रखो, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब H+Cl- आ गए, कॉमन आयन आप कैंसल कर सकते हो। कौन सा कॉमन आयन है आपके पास? Cl-Cl। कैंसल करने के बाद देखो दोस्तों व्हाट हैपेंस, बताओ मुझे, जो रिएक्शन आपको लास्ट में दिखाई दे रही है, फ्रॉम दिस इक्वेशन आइदर सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यस एसिडिक। क्यों? मैंने अभी अभी बेसिक बताया था, सॉल्यूशन में H+ आयन प्रेजेंट अगर रहते तो एसिडिक। अब मेरा सवाल है, पानी के साथ किसने रिएक्शन दी? कैटायन, आनायन या बोथ? कौन से स्पेशीज ने रिएक्शन दे दी? नहीं, देखो यहाँ पे रिएक्शन दी है आपके सामने मैंने, ऐसा मत करो। NH4+ इज कैटायन इन दिस रिएक्शन, गॉट इट? जो आपके सामने है वो कैटायन ने रिएक्शन पानी के साथ दे दी, तब जाके सॉल्यूशन बना एसिडिक। ऐसे हाइड्रोलाइसिस को कहना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या इसे कहेंगे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, जिसमें सॉल्यूशन मिलता है एसिडिक। ये कब बना है आपको याद रखना है, अगर सॉल्ट है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिडिक नेचर ज्यादा बेसिक नेचर कम, पानी में अगर डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, कॉमन बात है। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन कौन से हाइड्रोलाइसिस से मिलता है? तो आंसर है बाय कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, गॉट इट? अभी लिखो मत, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड मैंने पानी में ऐड कर दी, बताओ मुझे आपके नॉलेज से सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, क्या होगा? यस आर्या, बिल्कुल करेक्ट। देखो एक बार समझाता हूं, आयोनिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं। अब किसका आयोनाइजेशन होगा? NaOH का, राइट? देखो CH3CONa का मैंने आयन 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 फॉर्म लिखी, CH3CO- Na+, पानी में पानी एज इट इज रखा, वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने एज इट इज रखा, स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने आयोनाइज किया। कॉमन बात कैंसल करता हूं, Na+ कॉमन कैंसल कर दिए, बचा आपके पास इट वुड बी बेसिक सॉल्यूशन। अब बताओ मुझे, पानी के साथ कौन सी स्पेशीज रिएक्शन दे रही है, कैटायनिक या आनायनिक? आंसर है आनायनिक, करेक्ट। अब बताओ, आनायनिक हाइड्रोलाइसिस में अगर पूछा आपको कौन सा सॉल्यूशन बनता है, तो आंसर इज बेसिक सॉल्यूशन। अब आपको शायद क्वेश्चन की रेंज समझ में आ रही होगी। आपको 4 सॉल्ट देंगे और पूछेंगे किसका सॉल्यूशन पानी में बेसिक होगा, किसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसके लिए आपको लिस्ट याद रखना जरूरी होगा, गॉट इट? आनायनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ। अभी भी लिखो मत, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब दोस्तों अगर मैंने दे दिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल देता हूं NaCl, पानी में ऐड कर दिया। अब यहां पे दिक्कत ये है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों भी आयोनाइज होगी। यस यस बिल्कुल करेक्ट। अब देखो मैं कॉमन आयन कैंसल करता हूं, Na+ कैंसल, Na+ कैंसल, Cl- कैंसल, Cl- कैंसल, पानी में से क्या बना? तो H+ एंड OH-। अब दोस्तों पानी ही बचा, सिर्फ एटो आयोनाइजेशन हुआ, तो इसका pH होगा 7, मतलब न्यूट्रल। अब दूसरी बात, मैंने हाइड्रोलाइसिस डेफिनेशन में 2 पार्ट दिए थे, पानी के साथ किसी ने तो रिएक्शन देना, ये पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट था आइदर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बनना। इसमें आपके पास पहली कंडीशन ओबे होती नहीं, पानी के साथ रिएक्शन देने के लिए कोई है क्या प्रेजेंट? नो, नाइदर कैटायन नॉर आनायन। आपने डेफिनेशन में था आइदर कैटायन ने रिएक्शन देना या आनायन ने रिएक्शन देना, गॉट इट? इसलिए पक्का याद रखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। डेफिनेशन ही हाइड्रोलाइसिस की क्या है? आइदर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बनना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं बनता, ऐसा हम कहेंगे, इसका मतलब बनता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन की रेंज समझ में आती है क्या? देखो फिर से एक बार, 4 सॉल्ट देंगे और कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज अ pH इक्वल टू 7, करेक्ट?
यस, आपको समझाना तो पड़ेगा ना, उस गांव में जाना नहीं बोल के। कलश, ओके। सिर्फ मैंने सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा लिखा होता तो थोड़ा सा आपको कोई नई बात नहीं लगती थी, लेकिन आखिर में अगर बताया सस्पेंस, इसका हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता तो अच्छे तरीके से याद रहेगा। ओके, अब बात बनी है, एक लास्ट सॉल्ट बना है, वीक एसिड वीक बेस। अब ध्यान से सुनो, एक बार रिवाइज करता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहा, वीक बेस रहा तो एसिडिक सोल्यूशन कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड रहा तो आनायनिक हाइड्रोलाइसिस, सोल्यूशन बेसिक। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो नो हाइड्रोलाइसिस। अगर पूछा व्हाई, आंसर देना है विथ वाटर नाइदर कैटाइन नॉर एनाइन अवेलेबल टू रिएक्ट, इसलिए नो हाइड्रोलाइसिस। अब मैं लास्ट सॉल्ट आपके सामने रखता हूं, वीक एसिड वीक बेस। अब कौन सा भी सॉल्ट मैंने लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लेता हूं CH3, एक कॉमन ले लिया, BaH2O HA प्लस BOH। नहीं 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 नहीं, आप जल्दी मत करो, यही तो मैं बात कर रहा था ना, सस्पेंस बाकी है। देखो, हाँ, BA नाम का सॉल्ट था, H2O के साथ उसने रिएक्शन दे दी, मतलब डिजोल्व होना स्टार्ट हुआ, HA एसिड बना वीक एसिड वीक बेस। अब दोस्तों दिक्कत ये है, वीक एसिड ये है, वीक बेस है, अब दोनों में से किसी को तो आयोनाइज होना ही पड़ेगा ना, दोनों भी वीक है, कंपटीशन तो लगेगा ना। अब अगर समझो रेस शुरू है 100 मीटर की और हुसैन बोल्ट उस सीरीज में नहीं है, रनिंग में नहीं है, तो क्या वो ओलंपिक कैंसिल होता है? बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई तो पहला दूसरा आएगा ना। सेम कंडीशन, वीक एसिड HA है, वीक बेस BOH है, दोनों में कंपटीशन लगा तो कोई ना कोई ज्यादा आयोनाइज होगा ना। गॉट इट? हाँ, तो देखो HA एंड BOH, ध्यान से देखो, अगर K की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू KB, तब HA का आयोनाइजेशन ज्यादा होता, तब कहेंगे कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक। अगर KB की वैल्यू ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू K, तब मिलेगा अनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब बेसिक सॉल्यूशन। और अगर K इज इक्वल टू KB रहा तो दोस्तों कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब आपके मन में ऐसा आया होगा, सर फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन बना तो ये हाइड्रोलाइसिस इसका नहीं हुआ, ऐसा कहेंगे, गलत है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन देने के लिए कैटाइन एंड अनाइन बोथ आर अवेलेबल, इसलिए सच टाइप ऑफ सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, आइदर कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस या अनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। बिल्कुल फ्यू केसेस में, 0.1% केसेस में के इज इक्वल टू के भी हो सकता है। यस, आप बहुत समझदार है, तो पक्का याद रखना, वीक एसिड वीक बेस तिरंगा बनाता है, आइदर कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, अनाइनिक हाइड्रोलाइसिस या न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। गॉट इट? तो अब ध्यान से बताओ मुझे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस होगा? वही बात मैंने कही, कलश, अपने पास डेफिनेशन के दो पार्ट है, पानी के साथ कैटाइन या अनाइन ने रिएक्शन देना, ये तो वहां पे हो रहा है ना। गॉट इट? इसलिए पक्का याद रखो। हाँ, यस, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस एसिडिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड रहा तो बेसिक सॉल्यूशन। अब मैं क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पे पूछता हूं, देखेंगे अब। हाँ, मैं आपके सामने सॉल्ट रखता हूं, अब आंसर देना। सॉल्ट है आपके सामने KCl, बताओ मुझे व्हाट वुड बी pH ऑफ सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन KCl। यस, इसका हाइड्रोलाइसिस कौन से टाइप का होता? इज पॉसिबल, नो हाइड्रोलाइसिस। वेरी गुड, ध्यान से। NH4Br ये सॉल्ट दिया, अब पूछा सॉल्यूशन कैसा होगा? यस, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक। करेक्ट, ध्यान से। अब अगर मैंने दे दिया NH4Cl,
ओके, कैन नॉट से ऐसा कहने की जगह हाइड्रोलाइसिस होता है, ये करेक्ट है। मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक, किसके ऊपर डिपेंड होगा? उसके लिए हमें देने चाहिए उन्होंने के ए एंड के बी की वैल्यू। करेक्ट एग्जाम में आपको प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ ख्याल रखना के ए की वैल्यू अगर ज्यादा रही तो कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, और अगर कम रही तो उसे कहना अनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। राइट, तो अभी आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया है। चलो नोट डाउन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन एक बार ध्यान से देखो, यहीं तक डेफिनेशन देखना। पानी के साथ अगर कैटाइन या अनाइन रिएक्शन देने के लिए अवेलेबल है तो इसका मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। चलो पहले नोट कर लो जल्दी से, मैं चलता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ। चलो इज ओवर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपका लिखना हुआ क्या? यस ओवर। हाँ दूसरा लिखो, आप कौन सा भी सॉल्ट ले सकते हो। हाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आप नोट्स में से भी लिख के ले सकते हो, या ऑफलाइन वीडियो में से भी आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन समझने का काम यहीं पे करना होगा। इज ओवर। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड समझ के लेने में ज्यादा समझदारी है, ऐसा भी कहते हैं दोस्तों। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी होना उससे भी बहुत बड़ी बात है। शायद समझ में आया होगा। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान से। हाँ हाँ, अब मैं एक बार रिपीट भी करता हूं। NaCl का एग्जांपल ले लिया, अब Na स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉमन आयन मैंने कैंसल कर दिए। ओके, अब कैंसल करने के बाद देखो क्या बचा, H2O H प्लस OH माइनस। अब मैंने अगर पूछा H प्लस कहां से आ गए, आंसर है पानी से। OH माइनस कहां से आ गए, आंसर है पानी से। कितने हैं, OH माइनस जितने हैं उतने ही H प्लस आयन है, इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अब आप कहेंगे न्यूट्रल है तो आपने वीक एसिड वीक बेस में उसे हाइड्रोलाइसिस होता है ऐसा कहा, यहाँ पे कह रहे हो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों पानी के साथ रिएक्शन देने के लिए इज एनीवन प्रेजेंट? नो वन इज प्रेजेंट, इसलिए कहेंगे नो हाइड्रोलाइसिस। गॉट इट? सिर्फ न्यूट्रल सॉल्यूशन होना ये कंडीशन नहीं है हाइड्रोलाइसिस के लिए। पानी के साथ किसी ना किसी को रिएक्शन देना है और उसके बाद में एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में भी न्यूट्रल, लेकिन पानी के साथ रिएक्शन देना है। चलो नोट करो। वैष्णवी गॉट इट? यस ओके। कैन आई टेक मोर 5 मिनट्स, अगर आपकी परमिशन है तो?
वीक एसिड वीक बेस। सच टाइप ऑफ सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। क्यों हाइड्रोलाइसिस होता है? तो आंसर है आइदर कैटायन और अनायन, दोनों में से एक अवेलेबल रहता है पानी के साथ रिएक्शन देने के लिए। हाँ, तो अब मैं बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 एग्जाम्पल दिए वाले हैं, एसिडिक कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, अनायनिक हाइड्रोलाइसिस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन बनने के, नॉट इन एनसीईआरटी। बोर्ड के लिए आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, बोर्ड के लिए। हाँ, वो मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, उसके बाद में हम रुकेंगे। मतलब ये हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट अपना यहां पे कंप्लीट होगा। ओके। हाँ, अब दोस्तों देखो, हम बोर्ड के लिए 3 एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के लिए सिर्फ इतना ही, नथिंग, उसे नाम नहीं है। ओके। यस यस, दिलेली असते। हाँ, अब बोर्ड के लिए कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, के की वैल्यू ग्रेटर देन के बी, बोर्ड के लिए सिर्फ एग्जांपल याद रखना है आपको। NH4F, जिसमें वीक एसिड HF है, NH4OH वीक बेस है, तो के ज्यादा है HF का, इसलिए HF का आयोनाइजेशन होगा। कॉमन आयन कैंसिल कर दिए, सॉल्यूशन बनेगा, इट वुड बी आवर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक सॉल्यूशन। व्हाट इट, तो आपने सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो, बाकी सब आपको लिखने आने वाला है। NH4F बोर्ड के लिए सिर्फ याद रखो, एनसीईआरटी में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। NH4F एसिडिक सॉल्यूशन। इजोहर के ग्रेटर देन के बी, उसके लिए। एमसीक्यू में आपको के बी की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इसलिए एमसीक्यू के लिए घबराना नहीं। हाँ, अब बोर्ड के लिए के बी की वैल्यू ग्रेटर एज कंपेयर टू के, इसका एक एग्जांपल दिया है NH4Cl। NH4Cl, तो इसका आयोनिक इक्वेशन मैंने लिखा। अब यहां पे बेस स्ट्रॉन्ग है, कॉमन आयन कैंसिल कर दिए, NH4 प्लस NH4 प्लस, निगेटिवली चार्ज स्पेशीज पानी के साथ रिएक्शन दे रहे, बेसिक सॉल्यूशन बना, इसलिए इसे कहेंगे अनायनिक हाइड्रोलाइसिस बेसिक सॉल्यूशन। सिर्फ सॉल्ट का एग्जांपल याद रखो, बाकी आप आराम से इक्वेशन लिख सकते हो। ओके। हाँ, अब ऐसा भी एक एग्जांपल दिया है जिसमें के की वैल्यू इक्वल टू के बी है, तो वो है अमोनियम एसीटेट फॉर बोर्ड CH3CONH4। नीट के एग्जाम में आपको अगर CH3CONH4 देंगे, तब आपको Ka Kb की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दोनों भी एज इट इज है, पानी के साथ कैटायन एंड अनायन इक्वल क्वांटिटी में रिएक्शन देंगे, सॉल्यूशन बनेगा न्यूट्रल। लेकिन इसे मत कहना डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि पानी के साथ लड़ने के लिए कैटायन भी प्रेजेंट है और अनायन भी प्रेजेंट है। ओके, 3 एग्जांपल याद रखेंगे आप सॉल्ट के, 3 एग्जांपल सिर्फ ओवर, बाकी आप रिएक्शन लिख सकते हो। मैं लास्ट मिनट ले रहा हूं आपका, कीप इन माइंड। थोड़ा सा आज का लेक्चर में समराइज करता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अगर रहते हैं तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन एसिडिक। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन बेसिक। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो नो हाइड्रोलाइसिस, न्यूट्रल सॉल्यूशन। वीक एसिड वीक बेस अगर आता है तो कैटायनिक में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक में बेसिक हाइड्रोलाइसिस, और आपके पास के इज इक्वल टू के बी अगर आता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। गॉट इट, इट वुड बी नथिंग बट, मतलब आज का जो क्लास हुआ है इसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। यस। हाँ, अब मुझे लगता है आपने मुझे परमिशन दे दी तो चलेगा, हम यहाँ पे
रुक सकते हैं। किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। यस।